नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा का करेंगे चुनावी शंखनाद। डोडा में रैली के बाद आज शाम कुरुक्षेत्र में करेंगे रैली। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जवानों ने 3 आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी। किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान शहीद। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल लगातार 5वें दिन भी जारी। जूनियर डॉक्टर्स ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप का किया अनुरोध। हिंदी के राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरे। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। गृह मंत्री अमित शाह आज राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। मौसम विभाग का आज पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में भारी बारिश का अनुमान। उत्तराखंड समेत उत्तर भारत में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। ब्रिटेन और अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइल के उपयोग संबंधी फैसले को फिलहाल टाला। बाइडेन ने कहा, यूक्रेन के खिलाफ संघर्ष में पुतिन को नहीं पड़ने देंगे भारी। और हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ मुकाबला आज। प्रतियोगिता में लगातार 5वीं जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। और खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज जम्मू के डोडा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। वहीं हरियाणा में एक चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। दोनों राज्यों की मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। इसी क्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में लाडलावे के कई गांव का दौरा किया। गांव वालों के साथ हुई बातचीत में नायब सिंह सैनी ने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार से हरियाणा में अभूतपूर्व विकास गति और तेज होगी। जबरदस्त रिस्पांस है लोगों का, एक तरफा माहौल है, लोगों का जो आशीर्वाद, जो प्यार है। 2024 के तीसरी टाइम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर मोहर है और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। और हरियाणा प्रदेश के लोगों से अपील करूंगा कि इस विकास की गति को और तेज करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बने और हरियाणा और नई विकास की ऊंचाइयों को छुए। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए केजरीवाल इकलौते ऐसे आदमी हैं जो व्यक्ति के नियम हैं, जो विचार है, केजरीवाल उसके ऊपर नहीं रहा। वो भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा हुआ व्यक्ति है और वो तो आम आदमी नहीं है, अकेला आदमी पार्टी है।
और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल किया गया है। स्टार प्रचारकों की इस सूची में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम भी प्रमुखता से शामिल है। आपको बता दें कि 13 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। ताकतवर बनती जाएगी और उस दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं। और आज हिंदी दिवस है। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक विविधता, विरासत और एकता का प्रतीक भी है। ये साल तो और भी खास है। दरअसल इस साल हिंदी के राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि हिंदी और स्थानीय भाषाओं के बीच कोई स्पर्धा नहीं है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रिय देशवासियों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु आज मैं इस मकाम पर खड़े रहकर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हिंदी और किसी स्थानीय भाषा के बीच में कोई स्पर्धा नहीं है। हिंदी एक प्रकार से सभी स्थानीय भाषाओं की सखी है, एक दूसरे के दो पूरक है। चाहे गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, तमिल हो या बांग्ला हो, हर भाषा हिंदी को मजबूती देती है, हिंदी हर भाषा को मजबूती देती है। और अपने संदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी के लिए एक अनुवाद पोर्टल लाने की भी घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस पोर्टल में AI के प्रयोग से अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। हमने ये 10 साल के अंदर कंठस्थ का टूल बनाया। हमने इस 10 साल के अंदर 4 रिपोर्ट सबमिट किए और हिंदी को सरकारी कामकाज में प्रमुखता से प्रस्तावित करने का काम हमने किया है। आने वाले दिनों में राजभाषा विभाग हिंदी से 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में अनुवाद का भी एक पोर्टल लेकर आ रहा है, जिससे पत्र हो या भाषण, जिसका अनुवाद बहुत कम समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए हम सभी भाषाओं में कर पाएंगे। मैं मानता हूं इससे भी हिंदी को और स्थानीय भाषा को बहुत मजबूती मिलेगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदी दिवस के अवसर पर देश भर को शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में राजनाथ सिंह ने हिंदी को पूरे देश की भाषा के साथ साथ विश्व की भाषा बनाने पर जोर दिया। प्रिय साथियों,
आज हम सब पूरे गर्व और उत्साह के साथ हिंदी दिवस की हीरक जयंती मना रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए सिर्फ एक दिन भर नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत के रूप में हिंदी के उत्सव का प्रतीक भी है। 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने हिंदी को भारत गणराज्य की राजभाषा के रूप में अपनाया था। आज उस संकल्प के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हिंदी ने भारतीय समाज को एक सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर देश के अनेक नीति निर्माताओं ने भी हिंदी को सामाजिक एकता बढ़ाने के कारक के रूप में देखा है। एक भाषा के रूप में हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता उसकी बहुलता है। हिंदी ने कई भाषाओं के शब्दों को अपने में इस तरह शामिल कर लिया है कि उन्हें अब अलग करना मुश्किल है। यह विशेषता इस भाषा ने भारत की संस्कृति से पाई है, जहाँ सभी परंपराएं साथ मिलकर पलती बढ़ती रही हैं। हिंदी जन समुदाय के बीच संप्रेषण के माध्यम होने के साथ साथ भारतीय संस्कृति की बहुलता और विविधता में एकता जैसे मूल्यों की प्रतिनिधि भी है। सरकार व समाज के सम्मिलित प्रयासों से हिंदी लगातार जनोन्मुखी हो रही है। हालांकि इस दिशा में अभी और प्रयास शेष हैं, जो समाज की लंबी साधना से ही संभव होंगे। हमें हिंदी को सरकार की भाषा बनाने के साथ साथ संसार की भाषा बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। अतः आइए हम इस हिंदी दिवस की हीरक जयंती के अवसर पर यह दृढ़ संकल्प लें कि हम हिंदी के प्रयोग को और अधिक बढ़ावा देंगे तथा इसे हमारी कार्य संस्कृति का अभिन्न अंग बनाएंगे। हमारा यह प्रयास एक भाषा के रूप में न सिर्फ हिंदी को समृद्ध करेगा, बल्कि हमारी राष्ट्रीय पहचान को भी मजबूत बनाएगा। आप सभी को धन्यवाद। तो हिंदी को सरकार की भाषा बनाने के साथ साथ संसार की भाषा बनाने पर जोर देंगे। और हिंदी दिवस पर भारत में फ्रांसीसी दूतावास के नए प्रवक्ता ओलरिल ने हिंदी में अपना परिचय दिया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि वो अतुल्य भारत की खोज करने और भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने के लिए आपसे जुड़ने के लिए उत्सुक हैं। नमस्ते, मेरा नाम ओलरिक है। मैं भारत में फ्रांसीसी दूतावास का नया प्रवक्ता हूँ और प्रेस एंड कम्युनिकेशन विभाग का प्रमुख हूँ। मैं सभी हिंदी भाषियों को हिंदी दिवस की बधाई देता हूँ। Bonjour, my name is Ulrich. I'm the new spokesperson and head of the press and communication department of the French Embassy in India. I look forward to discovering incredible India, meeting you and interacting with you virtually and in person. I have started to learn Hindi to better connect with you, but we will also communicate in other Indian languages in celebration of India's rich and unique cultural diversity. À très bientôt, फिर मिलेंगे। नमस्ते। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली से एक दिन पहले शुक्रवार को किश्तवाड़ से 45 किलोमीटर दूर छातू इलाके में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। गंभीर रूप से घायल अन्य जवानों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर के कमान अस्पताल पहुंचाया गया है।
छात्रू इलाके के नायद गांव के ऊपरी इलाके के पिंगनाल दुग्गदा जंगल क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शाहपुर शाल चलाया था। घेरा सख्त होता देख छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग में 4 जवान घायल हो गए। घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। फायरिंग शुरू होने पर सेना के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। फिलहाल इलाके को घेर लिया गया है। वहीं बारामूला में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से बताया गया है कि बारामूला के चक टप्पर क्रेरी पट्टन इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद हैं। और विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने शिमला के पास संजौली में प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में शनिवार को हिमाचल बंद का आह्वान किया है। वहीं राजधानी शिमला के बाजार इस दौरान खुले रहेंगे। इस बात की जानकारी शिमला व्यापार मंडल के उप प्रधान राजकुमार अग्रवाल ने दी है। वायरल की वजह से सारी परिस्थिति विपरीत हो रही है। ना कोई लिखित लेटर है, कोई हमारी बात नहीं हुई है उनसे इस बारे में, तो इसलिए हम उसमें नहीं है। हमारे अंतर्गत शिमला व्यापार मंडल के अंदर जितने भी बाजार आते हैं सब खुले रहेंगे। विकास नगर, न्यू शिमला, छोटा शिमला, संजौली, सब बाजार खुले रहेंगे। बालूगंज, टूटू, समरील, सब बाजार खुले रहेंगे। और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बलात्कार और हत्या मामले में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। भारी बारिश के बीच भी डॉक्टर विरोध स्थल पर डटे हुए हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या को लेकर न्याय की मांग जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में कोलकाता में बलात्कार और हत्या के मामले में डॉक्टरों और राज्य सरकार के बीच घमासान जारी है। मामले में जूनियर डॉक्टर्स ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। इससे पहले प्रदर्शन खत्म करने के लिए डॉक्टर्स और राज्य सरकार के बीच कई बार बैठकें आयोजित करने की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टरों द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग की मांग के कारण बैठक असफल हो गई। हालांकि अब डॉक्टरों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के बाद से ही डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। और जो बातचीत पिछले दिनों बुधवार को फेल हुई, उसके लिए डॉक्टर्स लगातार राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी जो 5 स्वाभाविक सी मांग थी उसको भी राज्य सरकार ने, ममता बनर्जी ने नहीं मांगा और अब वो इस्तीफा देने की पेशकश करके एक राजनीतिक ड्रामा पेश कर रही हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और खबर झारखंड के संथाल इलाके से, और जहां संथाल में डेमोग्राफी में बदलाव और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से अपना शपथ पत्र दाखिल किया गया। इसमें केंद्र सरकार ने भी माना है कि राज्य के संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक संथाल परगना में जहां मुस्लिमों की आबादी 45% बढ़ी है, वहीं आदिवासियों की संख्या 16% तक घट गई है।
झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला लगातार सुर्खियों में है और अब केंद्र सरकार के झारखंड हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामे के बाद एक बार फिर यह मामला गर्मा गया है। केंद्र की ओर से 1991 से 2011 तक की जनगणना रिपोर्ट पेश की गई है और उसके आधार पर यहां की पूरी तस्वीर बताने की कोशिश की गई है। झारखंड हाईकोर्ट में संथाल में डेमोग्राफी में बदलाव और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर सुनवाई चल रही है। अदालत के निर्देश के आलोक में केंद्र सरकार द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि इन इलाकों में घुसपैठ के साथ बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी हो रहे हैं। अपनी बातों को प्रामाणिकता के साथ रखते हुए केंद्र की ओर से जनगणना रिपोर्ट भी पेश की गई है। इसमें कहा गया है कि संथाल में आदिवासियों की आबादी 44% से घटकर 28% हो गई है। माननीय खंडपीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल किया गया। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 17 सितंबर का समय निर्धारित किया गया है। हलफनामे में यह भी कहा गया कि संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर गिफ्ट डीड के माध्यम से आदिवासी जमीन का स्थानांतरण भी हुआ है। इधर इस पूरे मामले पर भाजपा एक बार फिर मुखर हो गई है। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि यह सारा कुछ राज्य सरकार के संरक्षण में हो रहा है, जिसे केवल तुष्टीकरण और वोट बैंक की चिंता है। मानव समूह की आबादी घट रही है, उसका कारण क्या है? ये हमें खोजना पड़ेगा, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। और इसीलिए दूसरी ओर आबादी बढ़ी है, उसका कारण क्या है? एक तो बांग्लादेश से जो घुसपैठ हुआ है बांग्लादेशी मुसलमानों का, तो आप बिहार मान जैसे क्षेत्र में, काबुल जैसे क्षेत्र में और देश के विभिन्न हिस्सों में भी वो घुस के चले जा रहे हैं। इधर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ से झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है। यह जहां देश की संप्रभुता के लिए खतरा बन रहा है, वहीं आदिवासियों मूलवासियों की अस्मिता भी इससे खतरे में है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस मामले पर भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इससे इनकार करते हुए कहा कि यह शपथ पत्र भ्रम पैदा करने वाला है। कि मीडिया जो बांग्लादेशी घुसपैठ कह रहा है किसी के बोलने पर, वो बता तो दे कि कौन है बांग्लादेशी। और बांग्लादेश में आप अदानी को घुसा दिए, बांग्लादेश में आप अपना कॉर्पोरेट मित्र को घुसपैठ करवा दिए। केंद्र सरकार द्वारा सुनवाई के क्रम में जो हलफनामा झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल हुआ है, उसमें यह भी कहा गया है कि केंद्र के पास घुसपैठियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए एनआरसी लागू करना जरूरी है। झारखंड में काफी समय से बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला राजनीतिक गलियारों में गूंजता रहा है। अब यह मामला झारखंड हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है, जिसमें राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक ने अपनी अपनी दलील दी है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई अब 17 सितंबर को होगी, लेकिन फिलहाल इस मामले पर झारखंड की राजनीति गर्म है। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और देवभूमि उत्तराखंड में जनसंख्या के स्वरूप में तेजी से बदलाव हो रहा है। डेमोग्राफिक चेंज पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। इस समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने बाहरी राज्यों से आए लोगों के सत्यापन का निर्देश दिया है। बिना सत्यापन के बाहरी राज्यों के व्यक्तियों को काम पर न रखने वाले दुकानदारों का पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। उत्तराखंड के जनसांख्यिकी स्वरूप में हो रहे बदलाव से उपजी चिंताओं के बीच सरकार सत्यापन अभियान पर खास जोर दे रही है। अब तक बस्तियों और कॉलोनियों में चलता रहा सत्यापन अभियान अब प्रमुख बाजारों में भी जोर शोर से चल रहा है। दरअसल उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यहाँ आबादी का स्वरूप काफी बदला है। इस डेमोग्राफिक चेंज पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कई बार चिंता जता चुके हैं। साथ ही इस पर्वतीय राज्य के जनसांख्यिकीय स्वरूप में बदलाव न होने देने का संकल्प दोहराते हुए इस संबंध में सरकार की ओर से सभी जरूरी कदम उठाए जाने की बात करते रहे हैं। इस बीच मैदानी जिलों से लेकर पहाड़ के दूर दराज क्षेत्रों तक छेड़छाड़, दुष्कर्म और महिलाओं के प्रति अपराध की कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिन्होंने सांप्रदायिक विवाद का स्वरूप लिया है। बीते 9 सितंबर को देहरादून के मशहूर पलटन बाजार में खरीदारी को आई छात्रा के साथ दुकान के अंदर हुई छेड़छाड़ की घटना ने भी बड़े विवाद का स्वरूप ले लिया था। मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ ही सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पलटन बाजार समेत शहर के प्रमुख बाजारों में व्यापक तौर पर सत्यापन अभियान शुरू किया गया।
देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने स्वयं इस अभियान की कमान संभाली। राजधानी के घंटाघर चौक, पलटन बाजार, तहसील चौक, धामावाला बाजार, गांधी रोड, मोती बाजार आदि क्षेत्रों में बाहरी राज्यों से आकर फल ठेली, दुकानों के बाहर रिंग लगाकर सामान बेचने और दुकानों में काम करने वालों का सत्यापन किया गया। 2 दिन के दौरान इस अभियान में संदिग्ध पाए गए 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन लाया गया, जहां उनसे सघन पूछताछ की गई। बिना सत्यापन के बाहरी राज्यों के व्यक्तियों को काम पर रखने वाले दुकानदारों का पुलिस एक्ट में चालान किया गया। देहरादून जिले में मसूरी, ऋषिकेश, विकासनगर, रानी पोखरी, डोईवाला समेत विभिन्न शहरों और कस्बों में भी इसी तरह का सत्यापन अभियान जारी है। ये अभियान चल रहा है। अभी 98,000 करीब अब तक जो है सत्यापन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन मैंने कहा कि हर सत्यापन करने के बाद संबंधित इतने दूर बिहार, बंगाल और अन्य प्रांतों में जाता है तो इतने तुरंत उसका सत्यापन होकर नहीं आ पाता। इसलिए ये किया गया कि जो भी बाहरी प्रांत से लोग आ रहे हैं, जो हमारे पुलिस एक्ट के प्रावधान है, वो अपना सत्यापन संबंधित थाने से करा के लेके आए। अपना खुद का लेके आएंगे तो यहाँ पर उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और उसको दिखा सकते हैं। तो ये इन्फोर्स कराया जा रहा है, जिससे कि अपने संबंधित थाना क्षेत्र से वो करा के लाएँ और यहाँ पर रहें, अपना व्यवसाय करें, इलीगल व्यवसाय ना करें। सड़कों को ना, सरकारी ज़मीनों को, सड़कों को घेर कर जो व्यवसाय कर रहे हैं वो अब अलाउड नहीं है। आप अपना व्यवसाय करें, लीगली करें और अपना सत्यापन अपने पास रखें। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के सभी जिलों में पिछले काफी अरसे से सरकार के निर्देश पर किराएदारों के सत्यापन के लिए भी अभियान चल रहा है। इसमें बाहरी राज्यों से आकर किराएदारी में रह रहे लोगों के कागजातों और उनके मूल राज्यों में उनके आपराधिक अथवा अन्य पृष्ठभूमि की व्यापक पड़ताल की जा रही है। पहले से किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले मकान मालिकों के विरुद्ध इस दौरान कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जा रहा है। अब तक लाखों रुपए का जुर्माना राज्य भर में वसूला जा चुका है। देहरादून से संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आजीविका मिशन के लखपति दीदी कार्यक्रम पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश के कोने कोने से पदाधिकारी सम्मिलित हुए। ये सभी पदाधिकारी ब्लॉक स्तर तक के हैं। इस शिविर का उद्देश्य लखपति दीदियों की संख्या में बढ़ोतरी करना है। ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं स्वाति शर्मा जी, इन्होंने ही पूरा इसका आयोजन किया है। मैडम, ये क्या आयोजन है और किसके लिए? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत हमने ये आजीविका समागम वाराणसी में ऑर्गेनाइज़ किया है। इसका पर्पज़ ये था कि जो प्रधानमंत्री जी की एक जो आह्वान है कि हमें 3 करोड़ से ज़्यादा लखपतियाँ दीदी बनानी है, लखपति दीदी, तो उनके लिए हम एक पूरा अपना विजन, अपना सेटअप, अपनी टीम्स के साथ एक डिस्कशन और उसका एक क्रियान्वयन की स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज करके और उसको एक सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। ये रानी लिंगी हैं अरुणाचल प्रदेश से और आजीविका मिशन के लिए काम करती हैं। आपका यहाँ पे क्या अनुभव रहा और किस तरह का काम आप अरुणाचल प्रदेश में करते? हम लोग बहुत सारा जो है कॉमन स्टेज को एक शेयर करते हैं हम लोग, तो वो चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं जो बिल्कुल सिमिलर है, तो हम लोग उसको फेस कर रहे हैं। उन लोग वो अलग स्टेट भी फेस कर रहे हैं, तो हम लोग उसको सुन के अभी लग रहा है कि हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी जगह में जाकर ना। और क्रॉस लर्निंग भी बहुत सारा हो रहा है। यहाँ के लोग बहुत आगे बढ़ गया है, तो यहाँ का दीदी स्पेशली हम लोग हमेशा पिक्चर्स पे या फिर छोटा छोटा वीडियो क्लिप्स पे देखता था, बट अभी यहाँ आपके अपने आँखें अपने एक्सपीरियंस करने को मिला तो और अच्छा लग रहा है। तो इसी को हमको ऐसा लगता है एज अ ब्लॉक मिशन मैनेजर अभी यही जिसका सक्सेस स्टोरीज है उसी को लेकर हम भी अपने ब्लॉक में जाके फिर से नया इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।